नाज़रीन आदाब। 29 जून 2022 मुताबिक 28 ज़िक़ादा के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं मुसी रजा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाया अहम खबरों के खास हिस्से। एक खबर के मुताबिक शिवसेना के बागी MLA उद्धव ठाकरे से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बना सकते हैं। इस बारे में अंदरूनी तौर पर बातचीत जारी है। अभी शिंदे और बीजेपी कैंप इन शराइत पर बात कर रहे हैं कि जिन पर दोनों पार्टियां मुत्तफिक हो और हुकूमत बनाई जा सके। मालूमात के मुताबिक अगर बागी MLA बीजेपी के साथ मिलकर हुकूमत बनाते हैं तो शिंदे धड़े के MLA में से 8 को काबीना वजीर और 5 को MOS का दर्जा मिल सकता है। इसके साथ ही 29 काबीनी वजीर बीजेपी से होंगे। एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि बागी धड़े के साथ आने वाले आजाद MLA को बीजेपी अपने कोटे से वजीर बनाए। सियासी बहरान के दरमियान महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने भी सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है। उन्होंने 22 से 24 जून तक CM ठाकरे के फैसलों की फाइलें मंगाई हैं। उधर महाराष्ट्र के बीजेपी लीडर देवेंद्र फडणवीस ने गवर्नर से रियासत में फ्लोर टेस्ट कराने की अपील की है। उनका कहना है कि रियासत में महाविकास अघाड़ी की हुकूमत अक़लियत में है और इसके 39 MLA बाहर हैं। ये MLA हुकूमत की हिमायत नहीं करते हैं। इस दरमियान उद्धव ठाकरे ने अपने जज्बाती पैगाम में कहा है कि शिवसेना का मुखिया होने के नाते मैं यही कह सकता हूँ कि अभी बहुत देर नहीं हुई है। आप लोग मुंबई आकर मेरे सामने बैठें और अंदेशों को दूर करें। हम लोग एक साथ बैठकर जरूर कोई रास्ता निकाल लेंगे। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगल के रोज ऑल्ट न्यूज के शरीक बानी मोहम्मद जुबैर को 4 दिनों की पुलिस तहवील में भेज दिया है। अदालत ने कहा है कि पुलिस को मुल्जिम का फोन, लैपटॉप उसके बेंगलोर में वाक़े घर से बरामद करना होगा। ताहम दिल्ली पुलिस ने 7 दिनों की रिमांड मांगी थी। यूपी के मुख्तलिफ अजला में मुसलमानों की इमलाक पर बुलडोजर के जरिए गैर कानूनी इन्हदामी कार्रवाई के खिलाफ सदर जमीयतुल उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी की जानिब से दाखिल पिटीशन पर कल सुप्रीम कोर्ट में समाअत अमल में आएगी। ये इत्तला आज जमीयत की जारी करदा रिलीज में दी गई है। इस अहम पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट की तातीलाती बेंच के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस JB पारदीवाला समाअत करेंगे। राजस्थान के उदयपुर में मंगल को 2 अफराद ने एक दर्जी को उसके दुकान में तेज धार हथियारों से कत्ल कर दिया। इब्तदाई तौर पर यह मजहबी जुनून का मामला लगता है क्योंकि हमलावरों ने वाक़े की एक भयानक वीडियो जारी की है जिसमें वो इस फेल को गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदला करार देते हुए नजर आ रहे हैं। इन हमलावरों को राजस्थान पुलिस ने वाक़े के चंद घंटों के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। वाक़े को तशवीशनाक करार देते हुए वज़ीर आला अशोक गहलोत ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुल्क में माहौल को बेहतर करने की अपील जारी करने की दरख्वास्त की है। इस वारदात के बाद उदयपुर में कशीदगी है। कत्ल के खिलाफ लोग सड़कों पर निकलकर एहतजाज कर रहे हैं। इसके साथ ही कई इलाकों में आतिशजनी और पथराव के वाक़यात की खबरें भी सामने आई हैं। दूसरी जानिब एहतियाती तौर पर 7 थानों के इलाकों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। इंटरनेट सर्विस भी अगले 24 घंटों के लिए मुअत्तल कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी ने मुकर्ररा वक्त में अदालती कार्रवाई करते हुए हमलावरों को सजाए मौत देने का मुतालबा किया है और कहा है कि राजस्थान में गहलोत हुकूमत नाकाम है और जिहादी अनासिर पर कोई लगाम नहीं है। वहीं दूसरी जानिब जमीयतुल उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना हकीमुद्दीन कासमी ने इस वाक़े को बहुत ही अफसोसनाक और हर तरह से लायक मजम्मत बताया है। उन्होंने कहा है कि इस वाक़े को जिसने भी अंजाम दिया है उसको किसी भी तरीके से दुरुस्त नहीं ठहराया जा सकता। ये मुल्क के कानून और हमारे मजहब के खिलाफ है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि रियासती हुकूमत के दूसरे दौर की शुरुआत इस साल मार्च में हुई और हुकूमत के क़याम के बाद सभी महकमों के लिए तरजीही बुनियादों पर पहले 100 दिन, 6 माह, 1 साल, 2 साल और 5 साल के एक्शन प्लान का फैसला किया गया। वजीर आला ने तमाम महकमों को हिदायत दी कि पहले 100 दिनों का हदफ 30 जून 2022 तक हर सूरत में मुकम्मल कर लिया जाए। वजीर आला आज जहां अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर रियासती हुकूमत के पहले 100 दिनों के कामों की जायजा मीटिंग की सदारत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 5 जुलाई को मौजूदा रियासती हुकूमत अपने दूसरे दौर के पहले 100 दिन मुकम्मल कर रही है और इस खास मौके पर 4 जुलाई 2022 को रियासती सतह पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम भी किया जाएगा। जमीयत उलमा जिला लखनऊ के सरपरस्त मौलाना अब्दुल अली फारूकी और सदर सैयद मोहम्मद वजीन और अराकीन जमीयत ने मौलाना अब्दुल सलाम की बड़ी बेटी व इमाम अहले सुन्नत के जानिशीन मौलाना अलीम फारूकी की बड़ी हमचिरा के इंतकाल पुरमलाल पर दिली सदमे और रंज गम का इजहार किया। दारुल उलूम मदरसा फारूकिया के नाजिम मौलाना अब्दुल अली फारूकी ने गम और जज्बात से लबरेज ताज़ती करारदाद में मरहूमा की मौत को हर मोमिन के लिए एक दर्स करार दिया। उन्होंने कहा कि जिंदगी की बस इतनी ही हकीकत है जिसको बरतने और गुजारने के लिए हमारे लोग कैसे कैसे जतन करते हैं और ये भूल जाते हैं कि इस बेवफा की यारी में उस बावफा रब को फरामोश कर देना दुनिया की सबसे बड़ी नादानी भी है और सबसे बड़ा घाटे का सौदा भी।
मुमताज पीजी कॉलेज और AMP तंजीम के ताबे इदारा MOU का मुश्तरका मुफाहिमती और दस्तखती प्रोग्राम आज कॉलेज में प्रिंसिपल डॉक्टर अब्दुल रहीम और मिसेस शाहीन के जरिए अंजाम पाया, जिसमें कॉलेज के तलबा और तालिबात के लिए रोजगार के मौके और कैरियर स्किल डेवलपमेंट व शख्सियत साजी के लिए बहुत से उमूर पर तबादला ख्याल किया गया और तय पाया कि 2022 के तालीमी सेशन में मुतअद्दिद प्रोग्राम और रोजगार मेले के इनेकाद के जरिए तलबा और तालिबात को बेदार किया जाएगा। इस मौके पर कॉलेज के प्रॉक्टर डॉक्टर नसीम अहमद खान, फैसल सिद्दीकी, नाजिया खान, डॉक्टर अब्दुल मोइज सिद्दीकी, डॉक्टर मोहम्मद सलमान खान नदवी, डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान, डॉक्टर लियाकत हुसैन और मिसेज रूमी फारूकी के साथ साथ कॉलेज का स्टाफ भी मौजूद था। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी माइक्रो, छोटी और मुतवस्सित सनअत डॉक्टर नवनीत सहगल ने कहा है कि हुकूमत हिंद ने कसीर रोजगार पैदा करने के पेश नजर PMEGP स्कीम में अहम तब्दीली की है। मैन्युफैक्चरिंग शोबे में स्कीम लागत की हद 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दी गई है। इसी तरह सर्विस सेक्टर में स्कीम लागत की हद 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी खादी और देही सनअती बोर्ड दफ्तर में मुनक़िदा वज़ीर आज़म रोजगार वज़ा प्रोग्राम PMEGP के तहत तश्कील रियासती सतही मॉनिटरिंग कमेटी की सदारत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कई नए ताजिरों और सनअतकारों को भी PMEGP स्कीम में शामिल किया गया है। रियासत के वज़ीर तवानाई AK शर्मा ने कहा है कि वज़ीर आला के अक़दाम पर रियासती हुकूमत ने बकायादार बिजली सारिफिन को राहत देने के लिए शहरी और देही इलाकों के तमाम बिजली सारिफिन को अप्रैल 2022 तक ज़ेरे इल्तिवा सूद सरचार्ज में 100% की रियायत देते हुए यकमुश्त तस्फिया स्कीम OTS नाफिज की थी। ये स्कीम 30 जून 2022 तक नाफिज रहेगी। उन्होंने कहा कि इस स्कीम की मुद्दत अब मुकम्मल होने को है, लिहाजा बकायादार सारिफिन जल्द करें और अपने बकाया बिल से आज़ादी हासिल कर लें। वज़ीर तवानाई ने कहा कि स्कीम का फ़ायदा हासिल करने के लिए सारिफिन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर NDO दफ्तर CSC मराकिज़ और बिजली सखी से भी राबता कर सकते हैं। अवधनामा में शायर जिले की खबरों के मुताबिक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू में प्रोफेसर गोपी चंद नारंग के इंतकाल पर एक ताज़ियती जलसा हुआ। जलसे में प्रोफेसर मोहम्मद अली जौहर ने प्रोफेसर गोपी चंद नारंग की शख्सियत का तारुफ कराते हुए कहा कि माबाद जदीद थ्योरी को उर्दू में मुतारिफ कराने का सेहरा प्रोफेसर गोपी चंद नारंग के सर जाता है। गजल, फिक्शन और तहकीक जैसी असनाफ पर हवाला जाती काम भी किया। वो अदीब के साथ ही मुंतजिम भी थे, जिसके गवाह दिल्ली यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया के साथ ही वो सेमिनार और सिंपोजियम भी हैं जो उन्होंने कराए। इनके अलावा प्रोफेसर शाफे क़िदवाई, प्रोफेसर तारिक छतारी, प्रोफेसर सैयद सिराज अजमली, प्रोफेसर कमरुल हुदा फरीदी, प्रोफेसर शहाबुद्दीन साकिब और प्रोफेसर सगीर बैग इब्राहिम ने भी नारंग की हुसूलियाबियों का तफसीली जिक्र किया। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर आफ्ताब आलम नजमी ने इस मौके पर ताज़ियती करारदाद पेश की। वकला के पैनल की जद्दोजहद और कोशिशों के नतीजे में सहारनपुर की अदालत से मिर्जापुर के जिन 11 नौजवानों की जमानत गुज़श्ता रोज मंजूर कर ली गई थी, उन सभी को आज जिला जेल से रिहाई मिल गई। वाज़ेह रहे कि यह जमानत गुज़श्ता शनिचर को अमल में आई थी, लेकिन आला अदालती हुक्काम के दस्तखत न होने की वजह से रिहाई मुअख्खर कर दी गई थी। लेकिन आज तमाम कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद वो तमाम अफराद सुबह 7 बजे रिहा हो गए। जिला जेल पर मौजूद मुल्जिमान के अहले खाना और रिश्तेदार नौजवानों से मिलकर बेहद खुश नजर आए और उन तमाम हजरात का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इन नौजवानों की रिहाई के लिए अपना ताउन और कोशिशें सर्फ की। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में मामूली तनाज़े के सबब लोगों ने एक दलित जोड़े को पीट कर कत्ल कर दिया और उनके 3 बच्चों को भी जख्मी कर दिया, जिन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया गया है। पुलिस के मुताबिक दलित बिरादरी के जोगिंदर अपनी बीवी सर्वेश के साथ अस्पताल से गाँव लौट रहे थे, जहाँ गाँव में दाखिल होते ही नाले के टूटे हुए पुल पर गिरने से झगड़ा हो गया। इस दौरान दूसरी तरफ से हमला आवारों ने लाठियों और कुल्हाड़ियों से हमला बोल दिया, जिसमें जोगिंदर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सर्वेश और उसके 3 बच्चे सोनू शदीद जख्मी हो गए। बीबी सर्वेश को जेल मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया गया, जहां इलाज के दौरान सर्वेश की भी मौत हो गई। इस मामले में सिविल लाइन ऑफिसर शोभनाथ पांडे ने बताया कि वाकया पुरानी दुश्मनी का है। साथ ही इस वाकये में मुलजिम जितेंद्र और अजय को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। रुदौली की खानकाह गरोंढा के खानवादा सैयद फरदान सल्लमहू ने सिर्फ 12 साल की उम्र में हाफिज कुरान की सनद हासिल कर खानदान का नाम रोशन किया है। जामिया चिश्तिया खानकाह हजरत शेखुल आलम अलैहिर्रहमा में हिफ्ज़ कुरान पर एक तकरीब में फरजान मियाँ की दस्तारबंदी की गई और सनद से नवाजा गया। इस पुरमसरत मौके पर वालिद सैयद आफाक रसूल गुड्डू मियाँ ने शहर के महल्ला पुरा खान वाक़े अपनी रिहाइशगाह पर शानदार जियाफत का एहतमाम किया। सादतगंज बाराबंकी में बज़्म ऐवान गज़ल का माहाना तरही मुशायरा आइडियल इंटर कॉलेज के वसी हाल में तारिक अंसारी की सदारत में मुनक़िद हुआ, जबकि मेहमानान खुसूसी की हैसियत से अंजुम अहमदपुरी, नफीस अहमदपुरी और रेहान अलवी ने शिरकत की। तरही मुशायरे की निज़ामत के फ़राइज़ तंज़ मज़ाह के नुमाइंदा शायर बेढब बाराबंकवी ने अंजाम दिए। मुशायरे का आगाज़ आफ्ताब जामी ने नाते पाक से किया। उसके बाद
دیے گئے مثل طرح راہوں میں سایہ دار کوئی ایک شجر تو ہو پر مہمان شورا اور مقامی شورا نے اپنا کلام پیش کیا۔ بزم ایوان غزل کا آئندہ ماہانہ طرحی مشاعرہ قطرے سے سمندر کا پتہ پوچھ رہے ہیں مصرے پر ماہ جولائی کے آخری اتوار کو ہوگا۔ اودھنامہ کے جہاں نما صفحے کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد ایرانی عوام کے خلاف امریکہ کی سرپرستی میں عالمی سامراج نے براہ راست اور بالواسطہ بہت سے جرائم کا ارتکاب کیا۔ عوام کے خلاف امریکی جرائم میں رہبر انقلاب اسلامی پر ہونے والا ناکام قاتلانہ حملہ، جمہوری اسلامی پارٹی کے دفتر میں بم دھماکہ جو آیت اللہ بہشتی کی شہادت اور ایران کے 72 رہنماؤں اور اعلیٰ شخصیات کی شہادت پر منتج ہوا۔ اس کے علاوہ امریکہ میں اقلیتوں من جملہ مسلمانوں اور سیاہ فاموں کے حقوق کی پامالی، امریکی ہتھیاروں سے یمن کے عوام پر روزانہ بمباری، امریکہ کے ہاتھوں عراق میں شہید جنرل قاسم سلیمانی کا بزدلانہ قتل، واشنگٹن کے ذریعے دنیا میں انسانی حقوق کی پامالی کی دیگر مثالیں ہیں۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے بحری دستے کے کمانڈر ایڈمرل علی نے کہا ہے کہ ملک کی طویل ترین سمندری حدود اور جزیروں کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے اور دشمن کو پر مارنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایڈمرل علی رضا کا کہنا تھا کہ اس وقت جنوبی خلیج فارس کے پانیوں میں بیرونی طاقتوں کی نقل و حرکت میں کمی واقع ہوئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دشمن ہمارے ہمسایہ ملکوں کی سمندری حدود میں موجود ہے اور خطے میں بیرونی طاقتوں کی مداخلت و حمایت علاقائی سلامتی کے لیے نقصان دہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ رہبر انقلاب اسلامی کی سفارشات کی روشنی میں کھلے سمندروں اور دور دراز علاقوں تک رسائی ایرانی بحریہ کے مشن کا حصہ ہے اور ہم اس ہدف پر سختی کے ساتھ کاربند ہیں۔ اردن کی عقبہ بندرگاہ میں کلورین گیس کے اخراج سے کم از کم 12 افراد ہلاک اور 260 کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ نیشنل سیکورٹی اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ سینٹر نے کہا ہے کہ گیس اخراج پیر کی شام 4:15 پر عقبہ بندرگاہ پر کلورین گیس سے بھرا کنٹینر گرنے کے بعد دھماکے سے ہوا۔ محکمہ شہری دفاع کے ترجمان نے کہا کہ ان کے محکمے نے خطرناک مواد کے ماہرین کی ایک ٹیم جائے وقوع پر بھیج دی ہے۔ اس دوران متاثرہ علاقوں کو کنٹونمنٹ زون قرار دیا گیا ہے۔ افغانستان کے دارالحکومت میں گردوارہ کارتے پروان میں ہونے والے حالیہ حملے نے ایک بار پھر ظاہر کر دیا ہے کہ کس طرح ملک میں اقلیتی سکھ برادری دہشت گردوں کے لیے نرم چارہ بنی ہوئی ہے۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن UNAMA نے افغانستان میں سکھ، ہزارہ اور صوفی سمیت تمام اقلیتوں کے تحفظ کا مطالبہ کیا ہے۔ وسیع پیمانے پر بین الاقوامی تنقید کا سامنا کرنے کے علاوہ طالبان کو کئی ممالک بشمول بھارت نے کہا ہے کہ وہ اقلیتوں کے تحفظ کے لیے بھرپور طریقے سے کام کریں۔ بھارت نے کابل میں گردوارے پر حملے کو بزدلانہ کارروائی قرار دیا ہے۔ نیٹو کے سیکریٹری جنرل نے کہا ہے کہ جنگ یوکرین کے دوران نیٹو اپنی ریزرو فورس کی تعداد میں 30 سے 40 ہزار تک اضافہ کرنا چاہتا ہے۔ نیٹو اور اس کے اتحادی اب تک جنگ یوکرین میں براہ راست مداخلت کرنے سے گریز کرتے رہے ہیں، لیکن اسلحہ، گولہ بارود اور ایندھن مسلسل فراہم کر رہے ہیں۔ اس درمیان نیٹو کے سیکریٹری جنرل نے میڈرڈ اجلاس سے پہلے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ نیٹو کی جانب سے یوکرین کو تقویت شدہ امدادی پیکج دیا جائے گا جس میں محفوظ رابطہ نظام اور اینٹی ڈرون سسٹم بھی شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نیٹو نے یوکرین کی حمایت کی غرض سے یوکرینی فوج کو نیٹو کے پاس موجود ہتھیاروں سے لیس کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔